नमस्कार दोस्तों, हम दोनों पंजाब से आए हुए हैं। थोड़ी जो हमारी हिंदी है थोड़ी पंजाबी हिंदी है, तो प्लीज़ मैं कहूँगा थोड़ी समझने की कोशिश करना। चलेगा ना? बस ठीक है। बात तो यही है ना, कहा जाता है स्टेज के ऊपर जो भी बात कही जाती है दिल से कही जाती है, तो दिल की भाषा हर आदमी समझता है। जहाँ पे यही तो एक स्टेज है जहाँ पे सच्चाई बोली जाती है। दोस्तों, मेरा नाम बलजीत सैनी है, बाय प्रोफेशन पुलिस अफसर, पर अभी डरने की कोई बात नहीं है, हैं? अभी इस बिजनेस की बदौलत मैं ये नौकरी छोड़ चुका हूँ। थैंक्स करते हैं भगवान का, जब हमने इस बिजनेस को देखा था 4 साल पहले। कहा जाता ना भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन 4 साल पहले इस बिजनेस को देखा था, भगवान ने हमारा दिमाग खुला रखा। और जब ये बिजनेस को देखा था तो हर बात हमारे दिमाग में पड़ती गई कि अगर इस काम को किया जाए तो ज़िंदगी कैसी हो सकती है। यही बात सोच के आए। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो पीछे आप लोग बैनर पढ़ रहे हो, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जिसने हमें वहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा दिया। आज एज एक ब्रिट लीडर, आज आपको एक ब्रिट लीडर आपको समझाने आया, जिसने 4 साल पहले अपने आप को ब्रिट सिस्टम के एक ऐसे सांचे में डाला जिसने एक कामयाब एमरल्ड और कामयाब डायमंड बनने जा रहे हैं। लेकिन ब्रिट सिस्टम दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, यही चीज़ को हम लोगों ने आज समझना है। 4 साल दौरान हमारा क्या एक्सपीरियंस हुआ वही हम आपसे बातें करेंगे। तो ब्रिट सिस्टम क्या चीज़ है? किसी आदमी ने कहीं, कोई आदमी गुजर रहा था बाजार से, तो बाजार से गुजरते गुजरते आदमी को एक मूर्तियों की दुकान दिखाई देती है। तो वहाँ पे एक मूर्ति उसको बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो वो आदमी पूछता है मूर्तिकार से, दुकान के मालिक से पूछता है, भाई साहब ये पत्थर की मूर्ति आप कैसे बनाते हो? भैया जी पत्थर की मूर्ति कैसे बनाते हो? तो आगे से दुकानदार क्या बोलता है, कहता भाई साहब हम पत्थर की मूर्ति बनाते नहीं हैं जी, ऑलरेडी पहले मूर्ति होती है। कहता आप करते क्या हो? कहता है इसमें जो फालतू वेस्टेज जो पत्थर होता है हम तो वो उतारते हैं, मूर्ति तो पहले होती है। ऐसे सिंपल हम सब लोग, ऐसे हम सब लोग पहले डायमंड हैं, कोई शक वाली बात नहीं है, सब लोग कामयाब हम लोग। लेकिन हमारे अंदर जो आलस है, जो हम कहते हैं हमारी किस्मत में होगा मिल जाएगा, उन बातों से ब्रिट सिस्टम बाहर निकालता है। आपके सामने एक एग्जांपल आपके सामने खड़ी है। 4 साल पहले मैं भी ये कहता था हमारी किस्मत कहाँ इतनी बढ़िया हो सकती है, हम कहाँ गाड़ियों में घूम सकते हैं, हम कहाँ बड़े घरों में रह सकते हैं, ऐसा कहता था। लेकिन आज आपके सामने 4 साल पहले इस सिस्टम को अपनाया और वहाँ से उठा के आपको जहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन आज करीब 1.5 साल हो गया मेरी मैरिज को। हम दोनों, मेरी वाइफ अमन सैनी, हम दोनों इकट्ठे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस को एज ए एमरल्ड लेवल तक मेरी फैमिली ने मेरे साथ मेरी सपोर्ट की, लेकिन बाद में हम दोनों इकट्ठे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपलाइन में बिजनेस तो मुझे बढ़िया मिला ही मिला है, कोई शक वाली बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया बिजनेस जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन सबसे मेन चीज़ मेरी जो अपलाइन, सबसे बड़ी अपलाइन, जो इंडिया के फर्स्ट डायमंड, इंडिया के फर्स्ट EDC, सब लोग शायद जानते होंगे, और इंडिया के फर्स्ट डबल डायमंड बनने जा रहे हैं, वो सरदार डॉक्टर हरपहन बड़ैच एंड महेंद्र बड़ैच, जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट की हमारी बिजनेस में, हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने की, बहुत हमारी हेल्प की। हम उनका कह सकते हैं अभी सारी ज़िंदगी शायद दे नहीं दे सकते, अगर वो हमें इतनी हेल्प नहीं करते शायद आज हम आपके सामने नहीं खड़े होते। कहा जाता है ना ब्रिट सिस्टम, जहाँ अपलाइन का क्या रोल होता है, अपलाइन और ब्रिट सिस्टम का क्या रोल होता है, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे, जिससे शायद हो सकता है आज मैं और अमन कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कुछ लोग आज रिलेट कर सके। और आने वाले समय में शायद आज कोई आदमी डिसीजन लेगा, आने वाले समय में साल 2 साल 3 साल के बाद एज ए एमरल्ड, एज ए डायमंड बन के स्टेज के ऊपर कभी बोलेगा भी बलजीत अमन सैनी कटक में आए थे और हमने डिसीजन लिया था डायमंड जाने का, तो आज हम लोग डायमंड हैं। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। लेकिन मैं अभी कॉल करता हूँ अपनी वाइफ को, जो मुझे इसी बिजनेस से मिली है। तो मेरा सबसे बड़ा सपना, कहा जाता है जे बिजनेस हर सपना पूरा करता है, तो मेरा सबसे मेन सपना ये भी पूरा हुआ। मेरी मर्जी की, मेरी मनपसंद मुझे मेरी वाइफ मिली है। मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। शी इज़ माई ब्यूटीफुल वाइफ अमन सैनी। सबको नमस्कार। माई सेल्फ अमन सैनी, मिसेस बलजीत। हम लोग पठानकोट से हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताने से पहले ये कहूँगी कि आज काफ़ी लोग इस बिज़नेस सेमिनार में फ़र्स्ट टाइम आए होंगे, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि आज अपने घर से आप लोग बहुत कीमती टाइम निकाल के आए हो। 1 या 1.5 घंटा काफ़ी कीमती टाइम है आपकी ज़िंदगी का, जो आप यहाँ पे निकाल के आए हो। मगर मैं एक बात कहूँगी आपको कि जो आप कीमती टाइम अपनी ज़िंदगी से निकाल के आए हो, आप यहाँ पे वही 1 या 1.5 घंटा बहुत ध्यान से हमारी बातें सुनना, क्योंकि जिस बिज़नेस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस बिज़नेस की वजह से हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है बिल्कुल। और हो सकता है अगर आप ये 1.5 घंटा ध्यान से सुने तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। तो मैं इसलिए कहूँगी कि आप लोग हमारी बातों को कुछ ध्यान से सुनिएगा
बाकी अपने बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मेरी शादी को 1.5 साल हुए हैं और मैं शादी के बाद ही इस बिज़नेस में आई हूँ। तो कहा जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो तो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, मगर मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ, बलजीत के साथ शादी की है 1 घंटे के अंदर अंदर मैं एमरल्ड बनी हूँ। पर मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि मैं इनकी ज़िंदगी में कैसे आई, कुछ उसके बारे में बताऊँगी। जैसे हम दोनों पंजाब से हैं, तो शादी से पहले मैं लुधियाना को बिलोंग करती थी और हमारी फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और हम 3 ब्रदर सिस्टर्स हैं। और जो मेरे ब्रदर हैं वो मैरिड हैं, मेरी सिस्टर भी बड़ी हैं मुझसे, वो भी मैरिड हैं और सबसे छोटी घर में मैं ही थी शादी से पहले। तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि मैं इनकी ज़िंदगी में कैसे आई, तो मेरे फादर साहब एक्सियन हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ही इज़ अ क्लास 1 ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर हैं वो। तो वो बहुत ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कामयाब इंसान हैं। तो अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने फार्म हाउस बनाया, कोई एक 50 एकड़ लैंड है हमारा, बहुत ही अच्छा खूबसूरत फार्म हाउस बनाया उन्होंने हिमाचल में। वहाँ से कम लाखों की आमदनी होती है हर साल। तो जैसे हर बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा भी वही काम करे जो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे फादर साहब चाहते थे कि जब मेरे ब्रदर की शादी हो जाए और वो कोई बिज़नेस अपने लिए ढूंढना चाहे तो वो फार्म हाउस पे ही उसे ही ग्रो करे, ताकि वो आने वाले टाइम में और अच्छी इनकम जनरेट कर सके और अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सके। पर हुआ यूँ, वो कहता था कि जब मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठूँगा तो मैं उनको क्या बताऊँगा कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं तो ये बता ही नहीं सकता। तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था खेती बाड़ी मेरा अपना फार्म हाउस संभालने के लिए। तो अक्सर हमारे घर में थोड़ी परेशानी रहती थी क्योंकि पापा एक क्लास 1 ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि ब्रदर भी कुछ अच्छा काम करे, पर वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए पापा टेंशन में रहते थे कि क्यों ना उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो क्या अच्छा किया जाए उसके लिए। तो इस बीच मेरी सिस्टर की भी मैरिज हो चुकी थी, वो डेंटिस्ट हैं मेरी सिस्टर, और मेरे जीजा जी भी डेंटिस्ट हैं। वो दोनों बहुत अच्छी कमाई कर रहे थे अपनी डेंटिस्ट्री से। मेरी सिस्टर जो कि डॉक्टर गगन हैं और मेरी जीजा जी डॉक्टर प्रभजोत हैं, और वो काफ़ी अच्छा कमा रहे थे, काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे थे। इस बीच जब वो लोग अपनी ज़िंदगी में बिज़ी थे पैसा कमाने में, तो उनको किसी ने एमवे बिज़नेस के बारे में बताया। मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया इस बिज़नेस के लिए, तो वो दोनों इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। वो कुछ इसलिए क्योंकि जब उन्होंने कंसेप्ट देखा, जिसने उनको ये कंसेप्ट दिखाया था, उसने उनको ये बात बोली कि अगर 2 या 5 साल ढंग से आप इस बिज़नेस को दे देते हो तो आप आने वाले टाइम में अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम निकाल सकते हो और परमानेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। तो वो दोनों इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनकी एक छोटी बेटी थी। वो दोनों काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे, मगर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं था। इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थे दोनों इस बिज़नेस को करने के लिए। तो जैसे कि शुरू में जब वो एक्साइटेड हो गए बिज़नेस करने के लिए, आप में से भी कई लोग जब बिज़नेस ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को बोला जाता है कि ये जो बिज़नेस कंसेप्ट है आपको वो कई लोगों से शेयर करना पड़ता है, कुछ एक लोगों से आपको वो बिज़नेस कंसेप्ट शेयर करना पड़ता है। तो मेरी सिस्टर ने सबसे पहले जब लिस्ट बनाई बिज़नेस कंसेप्ट को शेयर करने के लिए, तो सबसे पहले उसने मेरे ब्रदर का नाम लिखा, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं था, फ्री था। तो उसने सोचा कि ये बिज़नेस कंसेप्ट अगर मैं उसको बताऊंगी तो वो ज़िंदगी में बहुत राइज कर सकता है, और दूसरा नाम लिखा मेरा। तो जब पहले उसने मेरे ब्रदर के साथ इस बिज़नेस के बारे में बात की तो वो कुछ इस बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, उसको कोई विजन नज़र नहीं आई। जैसे कई लोग जब नए लोगों को बताया जाता है इस बिज़नेस के बारे में, बिना सोचे समझे ही वो लोग ना कर देते हैं। कुछ मेरे ब्रदर की भी ऐसी ही हालत थी, उसको नहीं पता था वो किस चीज़ को ना कर रहा है, मगर उसने मेरी सिस्टर को बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस बिज़नेस को करने के लिए। तो बार बार बोलने के बाद भी जब मेरे ब्रदर ने बिज़नेस को ज्वाइन नहीं किया तो मेरी सिस्टर ने अब दूसरा नाम मेरा लिख छोड़ा था। तो जब उसने मेरे साथ इस बिज़नेस के बारे में बात की तो मैं शादी से पहले आई वॉज क्वाइट इमेच्योर, मैच्योरिटी नहीं थी, पैसे की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि फादर साहब ने इतना कमाया था और हमें कभी भी उनसे कोई भी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत कमाया था उन्होंने। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, इसलिए मुझे कभी भी बिज़नेस की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पर मैं जो लोग नए आए हैं, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी
कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं आपको ये बताने के लिए कि जो गलतियाँ हमने की हैं इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, वो लोग आप मत करना। जैसे मैंने उस टाइम समझा कि मुझे इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नए लोगों के लिए कह देती हूँ, हो सकता है आज आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है, आज आपको इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, पर दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि जो आज टाइम है वही कल को भी रहे। हो सकता है अगर आज आपको इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है तो आने वाले टाइम में आपको इस बिज़नेस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिज़नेस। तो जैसे कि मैंने बिना सोचे समझे ही मैंने भी कहा अपनी सिस्टर को कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, कि मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम मेरी सिस्टर ने कहा कि मुझे ये बिज़नेस करना है हर हालात में, क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेटेड थी। तो जब मैंने बिज़नेस वो साइन अप कर लिया, तो जब आप लोग नए नए ज्वाइन करते हो तो आपको बोला जाता है कि हफ्ते में एक ओपन मीटिंग होती है जो आपको अटेंड करनी ज़रूरी होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है। तो हमारे लुधियाना में हर संडे ओपन मीटिंग हुआ करती थी ठीक 11 बजे। तो हर संडे ठीक 10 बजे मेरे को मेरी सिस्टर गगन का फ़ोन आ जाता था कि अमन आप अब तैयार हो जाओ, 11 बजे मीटिंग है, आपको मीटिंग पे मेरे साथ चलना है। तो जैसे नए लोगों को जब पता नहीं होता ना ये बिज़नेस क्या है, तो वो बहाने बनाते हैं। तो मैं भी बहाने बनाने में बहुत परफेक्ट थी। मैंने काफ़ी फ्रेश बहाने तैयार रखती थी हर संडे को। कभी मैं उसे बोलती थी मेरा सर दुख रहा है, कभी मैं बोलती थी पेट दुख रहा है मेरा, मतलब बहाने लगा लगा के संडे मेरे लिए एक परेशानी बन के रह गया था कि संडे आएगा और मेरे को कोई ना कोई बहाना लगाना पड़ेगा, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैं आपको ये बातें बता रही हूँ कि ये मैंने गलतियाँ की हैं, मतलब मैंने उस टाइम पे इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। तो जब ऐसा हो रहा था तो मेरी सिस्टर मेरे से काफ़ी परेशान हो गई कि मैं ऐसा कर रही हूँ, बार बार मना करती थी। तो मैं तब एमए इंग्लिश कर रही थी। तो मैं जब एमए इंग्लिश मेरी कंप्लीट हो गई तो मेरी एडमिशन बीएड में हो गई एचपी यूनिवर्सिटी शिमला में। जब मैंने बीएड करनी थी, मुझे 1 साल अपने घर से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर जाना था उस बीएड कोर्स करने के लिए। इस बात का बहुत दुख था कि 1 साल के लिए मुझे अपने पेरेंट्स से दूर जाना पड़ना था क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी। मगर आप मान नहीं सकते, मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि आज के बाद मुझे कोई संडे को फ़ोन करके तंग नहीं किया करेगा कि अमन आपको मीटिंग पे जाना है। मतलब आप मान नहीं सकते मुझे इस बात की कितनी खुशी थी। एक तरफ तो दुख था पेरेंट्स से दूर जाने का, मगर खुशी भी थी कि संडे को अब मेरे को कभी कोई बहाना, फ्रेश बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, मैं एमए अपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी, अब मैंने प्रोफेशनल हो जाना था। तो जैसे हर फादर को टेंशन हो जाती है कि अब बेटी पढ़ लिख के घर पे आ जाएगी तो उसकी शादी वादी भी करनी है, तो मेरे फादर साहब ने मेरे पीछे से टेंशन में थे वो भी कि अब शादी करनी है अमन की। तो उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरे जीजू को घर पे बुलाया और उनसे बोले कि आज मैं आपको एक बहुत बड़ा काम देने जा रहा हूँ, वो ये कि आपने अब मेरी छोटी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एमवे में इंटरेस्टेड नहीं थी, इस बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मेरी दीदी और जिया जी ने तो जैसे पहले ही ठान रखी थी कि अमन की शादी करनी है तो किसी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही करनी है, किसी और के साथ नहीं करनी है। वो कुछ इसलिए क्योंकि उनको इस बिज़नेस का विजन क्लियर था, उनको पता था जब तक आप किसी काम को देखते रहोगे आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप उसके अंदर नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा सही मायने में वो काम क्या है। तो वैसे ही हो रहा था कि जैसे मेरे जीजू ने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे शादी की बात करनी थी, तो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चाहते थे वो मेरे लिए। तो लुधियाना में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, तब मैं बीएड कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता पीछे मेरे क्या हो रहा है। लुधियाना में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, जैसे आज यहाँ पे सेमिनार हो रहा है, वहाँ पे कोई 700-800 आदमी थे। तो जब जैसे ही इस बलजीत सिंह सैनी और मैं अमनदीप कौर सैनी हूँ, तो हम सैनी कास्ट के लोगों की मैरिज सैनीज़ में ही होती है, हम लोग बाहर मैरिज नहीं करते हैं। तो जैसे ही हॉल में मेरी सिस्टर और जीजा जी उस दिन सेमिनार पे गए, तो जैसे अभी होस्ट ने इनको बुलाया, हियर कम्स बलजीत सिंह सैनी ऑन द स्टेज, तो तब भी जब होस्ट ने बुलाया इनको वहाँ पे स्टेज पे, और मेरी सिस्टर और जिया जी काफ़ी पीछे बैठे हुए थे, तो उनको बलजीत नाम नहीं सुनाई दिया, उनको सिर्फ सैनी वर्ड सुनाई दिया कि सैनी लड़का स्टेज पे आ रहा है। तो आप मान सकते हो वो 3 घंटे का सेमिनार था बलजीत का,
और उन 3 घंटों में वो दोनों ने सिर्फ 3 घंटे यही प्लानिंग बनाते रहे कि कब सेमिनार फ्री होगा और हम बलजीत के साथ शादी की बात करेंगे। वो 3 घंटे बस यही प्लानिंग बनाते रहे। तो जब सेमिनार ख़त्म हुआ, इनके आसपास, जैसे अभी भी आप लोग जब सेमिनार ख़त्म होगा कई लोग इनको मिलना चाहोगे, पर आसपास काफ़ी रश हो जाता है। ऑटोग्राफ्स देने में ये इतने बिजी होते हैं, लोगों को मोटिवेट करने में, बातें करने में इतना बिजी होते हैं कि टाइम नहीं होता बात करने का। तो वैसे ही जब सेमिनार ख़त्म हुआ तो इनको काफ़ी लोगों ने घेर लिया ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो जब मेरी सिस्टर और जिया जी भाग के गए इनके पास के आई एम डॉक्टर गगन एंड आई एम डॉक्टर प्रभजोत, एंड आगे वो बात करना चाहते ही थे कि ये नमस्ते भाई साहब बहन जी बोल के आगे चले गए। इन्होंने ढंग से बात भी नहीं उनके साथ की, नमस्ते बहन जी बोल के ये आगे चले गए। तो अब मेरी सिस्टर और जीजू काफ़ी 2-3 उन्होंने इनके सेमिनार्स और अटेंड किए सिर्फ शादी की बात करने के लिए। मगर ये ऐसे इंसान थे कि तब भी 2-3 जब सेमिनार्स अटेंड वो बात करना चाहते थे, ये नमस्ते बहन जी बोल के आगे चले जाते थे, ये बात नहीं करते थे इनके साथ। तो वो बहुत परेशान हुए। तो जैसे कि अगर आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेने हो तो क्या करना पड़ता है, अगर पढ़ाई काम पे ना आए तो आपको सिफारिश लगवानी पड़ती है। तो मेरी सिस्टर और जीजू ने सोचा कि अब ऐसे तो ये बंदा हाथ में नहीं आएगा, तो सिफारिश लगानी पड़ेगी। तो उनकी अपलाइन में है सरबजीत सिंह गोल्डी जी जलंधर से, शायद आप लोग जानते होंगे। ही इज़ अ ग्रेट लीडर, ही इज़ एमरल्ड एंड गोइंग डायमंड, ही इज़ अ ग्रेट लीडर फ्रॉम जलंधर। बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो भी। तो मेरी सिस्टर और मेरे जीजू ने फिर गोल्डी जी के साथ बात की कि आप ऐसा कीजिए, आप इनके साथ शादी की बात कीजिए, हम तो जब भी बात करते हैं ये आगे भाग जाते हैं। तो जब गोल्डी जी ने इनको फ़ोन किया, कहते देखेंगे, सोचेंगे, कर लेंगे, टाइम आएगा देख लेंगे। तो मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जो सिस्टर और जीजू हैं वो एक पक्के एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पक्के मान सकते हो, मतलब कि दे आर एक्सीलेंट फॉलोअपर्स, क्योंकि उन्होंने बलजीत के साथ इतना अच्छा फॉलोअप रखा कि वो बार बार बलजीत को फ़ोन करके तंग करते रहे कि आप टाइम दो मिलने का, आप टाइम दो मिलने का, बिकॉज दे आर एक्सीलेंट एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स यू नो। तो फॉलोअप करते रहे बहुत अच्छी तरीके से। तो जब जब इतने सारे फ़ोन आ गए तो इन्होंने कहा कि चलो अब तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं फ़ोटोग्राफ्स देख लेता हूँ, अगर मुझे लड़की ढंग की लगी तो हम लोग मिलने का टाइम फिक्स कर लेंगे। तो जब इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स देखी तो 100 में से इनको 20% लगा कि लड़की ढंग की है, चलो टाइम दे ही देते हैं मिलने का। तो जब इन्होंने टाइम दिया मिलने का, उसके बाद मेरी बीएड भी तब तक कंप्लीट हो चुकी थी ये प्रोसेसिंग के अंदर। तो जब मैं बीएड करके वापस आई घर पे तो मेरे को नहीं पता था, मेरे पीछे से मेरे रिश्ते की बात भी हो चुकी है, अब मेरे को मिलने जाना है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो जब जब मैं घर पे आई बीएड करके, तो मेरी सिस्टर पहले तो वो टेंशन थी, परेशान थी कि वो बलजीत के साथ कैसे बात करेगी। अब वो परेशान थी कि वो मेरे साथ कैसे बात करेगी, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या कंसेप्ट था मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो जब मेरी सिस्टर ने मेरे साथ बात करनी थी इनके बारे में, तो आप सबको शायद मालूम होगा हमारे बिज़नेस में कुछ मैगज़ीन्स होती हैं, एमाग्राम मैगज़ीन्स होती हैं, जिसमें कि फ़ोटोग्राफ्स होती हैं कामयाब लोगों की, जिसमें बताया जाता है कि ये लोग कैसे कामयाब हुए। तो मेरी सिस्टर ने वो मैगज़ीन लाकर मेरे को दिखाई और बोली कि ये देखिए फ़ोटोग्राफ देख। तो मैंने देखी फ़ोटोग्राफ, तो बोली पता है ही इज़ बलजीत सिंह सैनी। तो मैंने कहा ठीक है सैनी, तो फिर क्या करना है। कहती है लाख रुपया कमाता है महीने का। मैं क्या ठीक है, कमाता होगा, अपने घर पे कमाता होगा, हमें उससे क्या लेना देना। तो वो बोली मैं तेरी शादी की बात इससे करने जा रही हूँ, ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने कहा अच्छा। तो जब मैंने इनके बारे में साइट पे लिखा होता है तो मैंने जब पढ़ा, इनकी 2 बातें बहुत ही महान थी जिसकी वजह से मैं इनके साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ऊपर लिखा था दैट आई एम अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। तो जब मैंने पढ़ा कि ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, मैंने कहा चाहे ये बिजनेस में है मगर एटीट्यूड तो वैसा ही होगा ना। तब मुझे क्या पता था कि ब्रिटिश सिस्टम एक आदमी को इतना चेंज कर देता है, मतलब इतना क्या बिल्कुल ही चेंज कर देता है। मैं तो सोचती थी ये बहुत रूखे से इंसान होंगे। तो दूसरी बात जब मैंने इनके बारे में पढ़ी कि ये एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी कामयाब सक्सेसफुल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मैंने कहा अमन सैनी तू तो चाह के भी इसको एमवे से निकाल नहीं पाएगी शादी के बाद, क्योंकि ये तो कामयाब इंसान है उस फील्ड में। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मुझे इस बिज़नेस के बारे में कुछ विजन नहीं था। पर
मुझे अपनी दीदी और जीजा जी को मैं भगवान का रूप मानती थी अपने मन में। मुझे इतना पता था, इतना मुझे विश्वास था कि मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, कभी भी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलूँगी, आज आप किस मर्जी फील्ड में हो, जिसमें भी हो, उसमें विश्वास रखिएगा, आपको कामयाबी मिलेगी, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये डन डील है, आपको मिलेगी। मगर हर काम में आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको फेथ नहीं होगा, आप कभी भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मुझे अपने दीदी और जीजा जी पे विश्वास था कि उन्होंने मेरे लिए जो किया अच्छा किया, इसीलिए मैंने उनके साथ, तब मैं सोच रही थी कि जब मैंने बलजीत के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी दीदी और जीजा जी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ, कि आज मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया है अपने जीजा जी के ऊपर, बलजीत के साथ शादी को हाँ करके। पर मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मैंने कोई एहसान नहीं किया था उनके ऊपर, उन्होंने मेरे ऊपर एक इतना बड़ा एहसान कर दिया है जिसका बदला शायद मेरी आने वाली पुश्तें भी नहीं दे सकती। उन्होंने एक इतना बड़ा एहसान किया कि इस बिज़नेस की बदौलत बलजीत जी अपनी 9 साल वाली गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुके हैं, यानी कि फुल टाइम हस्बैंड मिला मुझे इस बिज़नेस की बदौलत। और दूसरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग हमेशा, कभी मैंने देखा ही नहीं था अपने पेरेंट्स को भी, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को अपना हस्बैंड जो है इकट्ठे हम लोगों को रहने का मौका मिलेगा इस बिज़नेस की बदौलत। आज इतनी खुशियाँ मिल रही हैं कि मैं उनका देना, शायद अपनी दीदी और जीजा जी का देना शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं दे सकती। आज जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, शुरू में जब मैं इस बिज़नेस को अभी ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता था, जैसे नए लोगों को जब आप लोग बिज़नेस प्लान दिखाते हो तो आप बताते हो कि बिज़नेस में इनकम इज़ परमानेंट। आप आने वाले टाइम में 2 या 5 साल जब इस बिज़नेस को दे देते हो तब भी पैसा आता है। आप जब लोग बताते हो तो कई बार लोगों को विश्वास नहीं आता, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं होता। जब मुझे बताया गया था इस बिज़नेस के बारे में, ऐसा मेरा भी माइंडसेट नहीं था, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा था, वो सुबह जाते थे, शाम को रात को काम से वापस आते थे। अपने चाचा जी को देखा था, अपने ताया जी को, जितने भी बिजनेसमैन लोग थे सब लोग सुबह काम पे जाते थे, तब शाम को उनको इनकम जनरेट होती थी। मगर जब मेरी नई शादी हुई थी, हमारी शादी को जब अब हफ्ता हो गया था, तो होता क्या था, हमारा लाइफस्टाइल क्या था, हम लोग सुबह 11 बजे उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, कुछ लोग घर पे आते थे, बलजीत जी उनके साथ बैठ के हम लोग बैठ के बातचीत करते थे, 1-1:30 बज जाता था, लंच करते थे, फिर सो जाते थे। और शाम को ये मेरे को बोलते थे, अमन तैयार हो जाओ, अब हमें कुछ लोगों को मिलने जाना है। तो हम लोग 5 या 6 फैमिलीज़ को मिलते थे और शाम को फिर वापस आ जाते। रात को जब घर पे वापस आते थे तो बलजीत बोलते थे, इट वॉज अ ग्रेट डे, आज हमारे बिजनेस में और भी ग्रोथ होगी। तो मैं टेंशन में रहती थी कि काम करते वरते है नहीं, बिजनेस में पता नहीं कैसे ग्रोथ होगी, क्योंकि करते क्या थे हम लोग, सुबह उठना, इकट्ठे ही रहना, शाम को जाना तो मेरे साथ ही जाना। फैमिली में अक्सर देखा था पापा अकेले जाते थे काम करने के लिए, सुबह जाते थे, रात को वापस आते थे, तभी जाके महीने के बाद इनकम जनरेट होती थी। तो हमें तो ठीक हफ्ता हो चुका था ऐसे ही करते, ऐसा हफ्ता हुआ, 1.5 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, रोज ऐसा ही होता था। ये सुबह उठते थे, हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे, कुछ लोग मिलने आते थे, ये बातें करते थे, दोपहर हो जाती थी, बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता था। शाम को मुझे कहते थे, अमन तैयार हो जाओ, अब हमें इकट्ठे जाना है। तो जब भी लोगों से मिलके रात को आते थे तो हम लोग फैमिली में घर पे बैठते थे, बोलते थे, इट वॉज अ ग्रेट डे, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मेरे बिजनेस में और भी ग्रोथ हो गई। तो मैं टेंशन में कि मेरा घर वाला तो कोई काम ही नहीं करता है और बोलता है बिजनेस में ग्रोथ होगी, मुझे समझ में ही नहीं आता था होता हो क्या रहा है ये। मुझे नहीं पता था कि ये लोगों को मिलने का बिजनेस है, जितना हम लोगों से मिलेंगे उतनी हमारे बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो जब मेरी मम्मी का फ़ोन आया 3 हफ्ते बाद और उन्होंने मेरे को बोला कि अमन मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। कहते क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा आपने पता नहीं मेरी कैसे लड़के के साथ शादी करवा दी है, काम करता नहीं है और शाम को मेरे साथ ही जाता है जहाँ पे भी जाता है, और जब हम लोग कुछ लोगों से मिल के आ जाते हैं तो बोलता है इट वॉज अ ग्रेट डे और बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं कहा पता नहीं आपने मेरी किसके साथ शादी करवा दी है। तो मम्मी बोलते कि शुरू में ऐसा होता है, जब लड़के की शादी होती है वो महीने की छुट्टी ले लेता है, उसके बाद ठीक होता है सब कुछ, उसके बाद वो जॉब पे जाना शुरू करता है। तो मैंने सोचा ठीक है, महीने के बाद ये काम पे जाना शुरू कर देंगे। तो आप मान नहीं सकते, महीना बीत गया। जब महीने के बाद बलजीत जी ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक ला के मेरे हाथ में पकड़ाया, तब मुझे पता चला
तब सही मायने में मुझे पता चला था कि मुझे क्या मिला है। मैंने सिर्फ एक बात सोची दोस्तों कि अगर हम शाम को 2 या 3 घंटे कुछ लोगों से मिल के हम लोग परमानेंट इनकम जनरेट कर सकते हुए, और एज अ लेडी मैंने ये सोचा कि इस बिज़नेस की बदौलत मैं अब बलजीत के साथ पूरा टाइम रह के अगर 3 या 4 घंटे फैमिली को दे के किसी और को दे के अगर हम लोग परमानेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, फुल टाइम हस्बैंड मेरे को मिल सकता है, तो मेरे लिए ये बिज़नेस नहीं, कोई भगवान का ही रूप है जिसने ये बिज़नेस बताया होगा, जो हमारी ज़िंदगी में आया ये बिज़नेस। मुझे बलजीत ने शादी के बाद कभी नहीं कहा कि अमन आपको बिज़नेस मीटिंग्स पे जाना है, आपको ये करना है, आपको लोगों के साथ ऐसे बात करनी है, पर इन्होंने मेरे लिए सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट कर दी कि मैं खुद ब खुद एक्साइटेड थी इस बिज़नेस को करने के लिए। जब महीने का चेक देखा तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई बिज़नेस को करने के लिए कि बलजीत मैं भी करूँगी बिज़नेस आपके साथ, क्योंकि इतना कुछ मिल रहा है हमें, तो अगर हम थोड़ा सा और कर भी लेंगे तो हमारे बच्चों को सिक्योरिटी मिल सकती है आने वाले टाइम में। अभी तो हम लोग कुछ करते ही नहीं थे, तब हमें इतना पैसा आ रहा था। मैंने सोचा कि बलजीत अगर हम फुल टाइम इसको लगाना शुरू कर दें तब क्या हो सकता है, तब मेरे बच्चों के लिए क्या हो सकता है, मेरी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या हो सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं, आज बलजीत जी ने 3 साल पहले हमारी जो अपलाइन है डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र वड़ैच के कहने से ये बिज़नेस को साइन किया है। उन्होंने सिर्फ साइन नहीं किया, हमारी जनरेशन्स को फ्री कर दिया है। मुझे इतना पता है कि मेरे आने वाले टाइम में मेरे आने वाले बच्चों को कभी भी जॉब फॉर्म ज़िंदगी में कभी भी साइन नहीं करना पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी में कभी जॉब वर्ड नहीं आ सकता। जब चेक मिला उसके बाद हमें ठीक 2 या 3 महीने बाद वी गॉट अवर ट्रिप टू सिंगापुर स्टार क्रूज़ एंड इट वॉज रियली एक्साइटिंग फॉर मी। मुझे तब पता चला था सही मायने में मुझे मिला क्या है। वहाँ पे जाके हमारे साथ इतना अच्छा किया जाता है, इतना अच्छा बर्ताव किया जाता है। जब मैं पैकिंग कर रही थी स्टार क्रूज़ जाने के लिए तो मैं बलजीत से बोल रही थी हम लोग ये जो पैसे हैं कुछ साइड पे रखते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके ना इस पैसों की शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं इनको खर्चेंगे, यहाँ पे जाके हम शॉपिंग करेंगे। तो बलजीत को तो सब कुछ पता था, इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, कहते हाँ हाँ तू पैसे रख ले, हम लोग शॉपिंग करेंगे। आप मान सकते हैं जब हम लोग गए, शॉपिंग तो छोड़िए, आने जाने के एक्सपेंसेस दैट वाज पेड बाय द कंपनी ने पे किए। चलो आने जाने के एक्सपेंसेस हो गए, उसके बाद जो खाना पीना था हमारा वो भी कंपनी ने पे किया, और जिस काम के लिए मैं पैसे लेके गई थी कंपनी ने हमें शॉपिंग करने के लिए भी पैसे दिए कि आप लोग शॉपिंग कीजिए, इस पैसे के साथ एंजॉय कीजिए। और हम लोग जैसे ही वो जो मनी लेके गए थे हमें वही वैसे ही वापस लेके आना पड़ा। सो दिस इज़ द ब्यूटी। तब जाके मैं वहाँ पे इतनी मुझे खुशी महसूस हुई कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि आज अपने अपने टाइम पे आप लोग इस बिज़नेस में हो सकता है काफ़ी टाइम लगा रहे हो, दिन में जॉब भी लगानी पड़ती, जॉब पे भी जाना पड़ता होगा, शाम को बिज़नेस भी करना पड़ता होगा, इसलिए आपको कई बार टायरिंग भी लगता होगा कि हम लोग किस काम में आ गए हैं। पर मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आज ढंग से इस बिज़नेस को 3 या 5 साल आप ढंग से दे दीजिएगा, फिर देखिएगा आने वाले टाइम में आपको जो मिलेगा, आपको पिछली बातें कुछ भी नहीं याद रहेंगी कि आपने क्या कुछ इस बिज़नेस के लिए हार्ड वर्क किया है। जैसे बलजीत अब बताते थे, कहते मुझे कुछ भी नहीं याद अमन मैंने कितने लोगों को कब प्लान शो किया, क्या किया, क्योंकि रिवॉर्ड्स ही इतने बड़े मिल रहे हैं इस बिज़नेस की बदौलत, कुछ पता चलता ही नहीं है। चलो मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो आदमी किसी भी फील्ड से कमा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बलजीत और अमन की ज़िंदगी में अगर एमवे बिज़नेस ना आता तो उनकी ज़िंदगी ना चलती। अगर मैं आपको ये बात बोलती हूँ, अगर हमारी ज़िंदगी में एमवे बिज़नेस ना आता तो शायद हम दोनों आज यहाँ पे स्टेज पे ना होते, हमें अपने बच्चों की सिक्योरिटी ना मिलती, हमें परमानेंट इनकम ना मिलती, हमें मेरे को फुल टाइम हस्बैंड ना मिलता। वो सब इस बिज़नेस की देन है। अगर ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में ना आता तो शायद ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल ही नहीं थी। पैसा कुछ नहीं है, पर आज हम लोग चाहे लाखों कमाते हैं मगर हम लोग किसी करोड़पति या अरबपति से अपने आप को कम नहीं समझते, क्योंकि एक करोड़पति या अरबपति को भी इतनी रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है। ये चीज़ें हम लोग महसूस कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। पैसा नॉट बिग डील, पर जो संस्कार आपको यहाँ पे बिज़नेस में आके मिलते हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलते। एज अ लेडी तो कहीं पे भी नहीं मिल सकते। जब शादी हुई थी, शादी से पहले मम्मा ने समझाया था कि जब भी घर में कोई टेंशन हो,
कोई प्रॉब्लम हो तो अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के साथ बात नहीं करनी है। कभी भी कोई टेंशन हो, हमेशा अपने हस्बैंड के साथ टेंशन शेयर करनी है, अपनी जितनी भी घर की हो। मगर हरभजन और महेंद्र वड़ैच की मीटिंग्स ने हमें सिखाया, हमारे लीडर्स की हमारी मीटिंग्स ने हमें ये सिखाया कि कभी भी घर की छोटी मोटी टेंशन्स जो है हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करनी है। वो टेंशन्स का आपको खुद ही सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। आपको खुद ब खुद उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं बता दूं, जो एमवे है ये हमारी, आप सबको पता है, हमारी कोई दुकान नहीं है, हमारा फेस ही हमारी एमवे है, हमारी ड्रेसिंग सेंस ही हमारी एमवे है। अगर हम घर से छोटी मोटी टेंशन्स लेके घर से चलेंगे तो हम लोग अपने आप को लोगों के सामने बिल्कुल भी अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सो लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग घर की छोटी मोटी टेंशन्स को कभी भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर मत कीजिए। कीप योर हस्बैंड टेंशन फ्री एंड ऑलवेज उनको एक्साइटेड रखिए और उनको एडिफाई कीजिए। जब भी वो घर पे आए उनको हमेशा बोलिए, आज आप इतने बजे आए हैं, आप ऐसा कीजिए, इट वॉज आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, आज मैं एक्साइटेड रही, आज मैंने इतने लोगों से बात की बिजनेस के बारे में। मेक हिम एक्साइटेड, जबकि डोंट मेक हिम लो। उनको छोटी मोटी घर की बातें बता के कभी भी उनको नीचे मत गिराइए, उनको हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, सो दैट को बिज़नेस को करने के लिए और भी मोटिवेटेड हो जाएं और भी एक्साइटेड हो जाएं। बहुत कुछ सीखने को मिला है इस बिज़नेस की बदौलत। शायद जो आज हस्बैंड वाइफ के हमारे रिलेशनशिप्स हैं, शायद अगर ये बिज़नेस ना होता तो हम भी जैसे अक्सर लोग साल डेढ़ साल बाद कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ जीने लग जाते हैं। शादी तो हो जाती है, मगर साल डेढ़ साल बाद क्या होता है, शादी एक कॉम्प्रोमाइज़ बन के रह जाती है और कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहता। पर सिर्फ इस बिज़नेस की बदौलत आज हम दोनों का ट्रैक एक है, हमारी सोच एक है, हमारे ड्रीम्स एक हैं, उन ड्रीम्स को पाने के लिए रास्ता एक है, जिसकी बदौलत हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिता रहे हैं। और 1.5 साल हो गया शादी को, कभी भी हमारी, मैं सोच भी नहीं सकती, हमारी लड़ाई तो इस बिज़नेस की बदौलत कभी हुई नहीं, क्योंकि बलजीत ने कभी टाइम ही नहीं दिया लड़ाई करने का। बिकॉज ऑलवेज वी आर एट द टॉपिक ऑफ एमवे। हमारे लिए और कुछ ज़िंदगी में है ही नहीं, किसी और चीज़ के मायने ही नहीं हैं, क्योंकि इस बिज़नेस की वजह से हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है। आज हर खुशी है और आने वाले टाइम में भी, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में भी हर खुशी के ऊपर बलजीत और अमन का नाम लिखा हुआ है, और वो सिर्फ इस बिज़नेस की बदौलत है। बाकी कुछ लोग, मैं आपको ये बताना चाहूँगी नए लोगों के लिए, कि जब मैंने ये बिज़नेस को साइन अप किया था या मैं बलजीत की ज़िंदगी में आई थी, मुझे इस बिज़नेस की कोई नॉलेज नहीं थी। पर शादी एक ऐसा फ़ैसला है जो आदमी एक बार ले लेता है, वो बार बार नहीं ले सकता। क्योंकि ये नहीं हो सकता, अगर आप शादी कर लेते हो, आपको लाइफ पार्टनर पसंद नहीं आया तो आप ये कहो कि मुझे तो पसंद नहीं है, मैं अब नेक्स्ट टाइम और किसी के साथ शादी कर लूँगा, नेक्स्ट मंथ किसी और के साथ शादी कर लूँगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर मैं बिना इस बिज़नेस को जाने, बिना इस बिज़नेस को पहचाने एक शादी का फ़ैसला कर सकती हूँ, तो मैं नए लोगों को ये कहूँगी कि आप एटलीस्ट इस बिज़नेस को साइन तो कर सकते हैं, फिर देखिएगा आपको इस बिज़नेस की बदौलत क्या कुछ मिलेगा। बाकी मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, शादी हुई है 1.5 साल में, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स होंगे, कुछ लड़के होंगे जो बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई। मैं देख सकती हूँ उनको, जो लड़के इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो देखिए, आपको मैं एक शादी के लिए बहुत बढ़िया टिप देने जा रही हूँ। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। आपको ये बिज़नेस बिल्ड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस बिज़नेस, बिकॉज आने वाले टाइम में अब मैट्रिमोनियल्स भी कुछ चेंज होने जा रहे हैं। पहले शादी के इश्तिहार होते थे कि हमारी सुंदर सुशील कन्या के लिए कोई पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है, मगर अब आने वाले टाइम में होगा कि हमारी सुंदर सुशील कन्या के लिए, हमारी सुंदर सुशील पढ़ी लिखी कन्या के लिए एक डीडी क्वालिफाइड, एक एमरल्ड क्वालिफाइड लड़के की ज़रूरत है। तो आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए ये बिज़नेस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं यही नए लोगों के लिए कहूँगी कि दिस इज़ अ वंडरफुल बिज़नेस। इस बिज़नेस की बदौलत एवरीथिंग इज़ चेंज इन अवर लाइफ, पर ये आपके लिए भी हो सकता है, पर सिर्फ आपको फ़ैसला लेना है कि येस यू कैन ऑल्सो डू इट। पर अगर आज आप बलजीत और अमन को देख के भी ये आज फ़ैसला नहीं ले पाओगे इस बिज़नेस को करने के लिए, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आज के बाद कभी भी भगवान की तरफ देख के ये मत कहिएगा कि आपको ज़िंदगी में ऊपर उठने का मौका नहीं मिला। गॉड हैज़ गिवन यू चांस।
आज आपको चांस मिला है, आपको सिर्फ डिसीजन लेना है, क्योंकि भगवान कभी भी नीचे आपको यह आके ये नहीं बताएगा कि आदमी बंदे तेरे लिए ये काम अच्छा है और तेरे लिए ये काम अच्छा है और तू कर सकता है। भगवान हमेशा किसी ना किसी रूप में नीचे आता है। हो सकता है वो बलजीत और अमन के रूप में आज आपको बताने आया होगा कि ये काम बहुत अच्छा है और आप कर सकते हो। बाकी यू हैव टू टेक द डिसीजन। गॉड ब्लेस यू। हम तो आज यहाँ से सेमिनार करके चले जाएंगे, मगर आज हमारी तरफ देख के अगर एक भी कपल ने ये डिसाइड कर लिया दैट यस वी आर एक्साइटेड टू डू दिस बिजनेस, तो हम समझेंगे हमारा कटक में आने का जो इतनी दूर से हमने रास्ता तय किया है, हमारा यहाँ आना सफल हो गया और हम अपनी सफलता को बहुत एंजॉय करेंगे और आपकी पंजाब में बैठ के वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैक टू माई क्राउन बलजीत। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बढ़िया बोल लेते हैं। बाकी जब अमन जी बता रहे थे इनकी सिस्टर मुझे सेमिनार पे मिलने आती थी, तो मुझे क्या पता था इनकी शादी की बात करनी है। अगर मुझे पता था तो मैं पहले दिन ही हाँ कर देता है। बात ऐसे ना, मुझे इनके लिए एमरल्ड बनना ही पड़ा। अगर मैं पुलिस में होता शायद इनके साथ शादी ना ही होती मेरी। समझते सब लोग आप। बाकी मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा क्यों इनके लिए एमरल्ड बनना पड़ा। ऐसे एक दफ़ा एक हस्बैंड सीईओ था कंपनी का, वो कहीं जा रहा था सैर के लिए, तो रास्ते में क्या होता है गाड़ी में तेल डलवाने लगते हैं। जब तेल डलवाते हैं तो उसकी वाइफ उसके साथ बैठी होती है, तो जो आदमी तेल डाल रहा होता है गाड़ी में, तो उसकी वाइफ उसकी तरफ देखती है। जब उसकी तरफ देखती है तो अपने हस्बैंड को साथ ही सीईओ को बोलती है, जी जो आदमी गाड़ी में तेल डाल रहा ना, जी मेरे साथ पढ़ता था। आगे से आदमी की अपनी ईगो होती है सीईओ की, बोलता अगर तेरे साथ पढ़ता था देख आज कहाँ पे तू सीईओ के साथ बैठी हुई है, वो कहाँ पे तेल डाल रहा है। तो आगे से उसकी वाइफ क्या बोलती है, उसकी वाइफ की अपनी ईगो होती है, कहती है अगर मेरी शादी उसके साथ हुई होती ना, तो वो जहाँ पे होता आप जैसे आपकी सीट पे, तो आप जहाँ वहाँ पे तेल डालते होते। बात समझ नहीं। मैं सिंपल इनके लिए मुझे एमरल्ड बनना पड़ा। काबली एमरल्ड के थे, अगर शायद एमरल्ड ना हो तो शायद शादी ना ही होती। बाकी थोड़ा मैं अपने बारे में दोस्तों बताना चाहूँगा। मेरा पठानकोट के पास गाँव है, करीब 15-16 किलोमीटर दूर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे मेरी परवरिश हुई, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। तो मैं पहली से लेके 5वीं कक्षा मैंने प्राइमरी स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे की, जहाँ पे बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ घर से ले जाना पड़ता है, पता सब लोगों को। उसके बाद 10वीं कक्षा 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा हमारे एक दूसरा गांव था, टाउन छोटा सा था, वहाँ पे मैंने की। तो आगे नकल मार मार के पास होते रहे। तो +1 +2 मैंने पठानकोट शहर में की। वहाँ पे भी आगे भी पढ़ने का शौक था, लेकिन +2 तक नकल चली, आगे नकल चलना बंद, तो पढ़ाई भी बंद हमारी। ऐसा हुआ, सोचा आगे क्या करें, चलो थोड़े फिजिकल फिट थे, चलो पुलिस में भर्ती हो गए, चलो सोचा नौकरी करेंगे, ज़िंदगी में बढ़िया ऐश करेंगे। ऐसा होता ना, जब आदमी का माइंड सेट होता है नौकरी मिल गई तो समझ लो सब कुछ ही मिल गया। ऐसे हम भी थे, अगर नौकरी मिल गई तो सब कुछ समझ लो मिल गया। जब नौकरी करने लगे, पहला साल बीता तो ज़िंदगी थोड़ी दूसरी साइड पे जाने लगी। जैसे सपने पूरे करने आए थे, जी क्या होने लगा। दूसरा साल हुआ, फिर तीसरा साल हुआ, चौथा साल हुआ। ऐसे मेरे 3 ब्रदर, हम 2 सिस्टर हैं, 3 ब्रदर 2 सिस्टर। तो 91 में मैं भर्ती हुआ था, तो 93 में मेरे ब्रदर की शादी हुई। बाद में 95 में मेरे सिस्टर की शादी। वो 95 तक कर्जा खत्म करते रहे, 95 में मेरे सिस्टर की शादी आ गई, वो भी कर्जा ले दे के शादी कर दी। 97 में मेरे ब्रदर की शादी फिर आ गई, वो भी कर्जा खत्म करते करते आगे बारी मेरी थी। फिर क्या होगा, नौकरी वाले आदमी का क्या हाल होता है सब लोगों को पता ही है। 9 साल मैंने दोस्तों नौकरी की। 9 साल के दौरान भी बैंक में अकाउंट खुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिम्मेवारी इतनी थी ऊपर। नौकरी वाले आदमी का क्या हाल होता है पता सब लोगों को। मैं क्यों, मुझे नौकरी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। चाहे बिजनेसमैन भी कुछ लोग बैठे होंगे, लेकिन मेरा नौकरी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हुआ कि नौकरी वाले आदमी का क्या हाल होता है, जब पे मिलती है 1 से 10 तक जेब गर्म होती है, पैसा होता है जेब में। उसके बाद थोड़ा लेना देना होता है, 10 से 20 थोड़ी नरम हो जाती है। जिन लोगों का लेना देना गया पैसा 20 से 30 बेशर्म हो जाती है, होता ही कुछ नहीं जेब में। ऐसा चलता है, ऐसी चल रही थी कंडीशन हमारी भी। चलो 9 साल बीत गए, सोचा भी यही जिंदगी है, चल रही है, सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमारे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ, सब लोगों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया गया 98 दिसंबर में, जब इस बिजनेस के बारे में हमारे एक पुलिस में आदमी था, उसने मुझे बोला कि बलजीत सिंह बहुत बढ़िया काम है, जिंदगी बदल सकती है। जब ये बात हम किसी आदमी से बोलते हैं कि जिंदगी बदल सकती है, तो वो आदमी क्या सोचता है, जिस भी आदमी जिस काम में भी होता है। तो मैं पहले पुलिस में नौकरी करता था, मैं ये भैया पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, इससे बढ़िया जिंदगी क्या हो सकती है, ऐसा सोचते सब लोग। फिर बढ़िया जिंदगी इससे क्या हो सकती है, ऐश कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था लाइफस्टाइल किसे कहते हैं, बढ़िया जिंदगी किसे कहते हैं, बस माइंडसेट था। ऐसा लोगों के साथ होता है। जब आप भी लोगों को बोलोगे ना, हर एक आदमी का अपने काम में माइंडसेट है, कोई सोचता नहीं है भी जिंदगी इससे भी बदल सकती है। चलो हुआ क्या, उसने रोज बोलना, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 6 महीने के बाद उस आदमी ने फिर मुझे एक बात बोली, बलजीत सिंह काम बहुत बढ़िया है, आपका 1 घंटा लगेगा, रुपये 10 लगेंगे।
जैसे ओपन मीटिंग होती है, 1 घंटा रुपये 10, अगर दिमाग में बात पड़ गई तो जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो नौकरी तो है ही है। बड़ी अजीब बात लगी यार, बात भी सही है, चलो देखते हैं क्या बताते हैं मीटिंग पे जाके। तो जब मैंने मीटिंग आने का डिसीजन लिया तो मैंने सोचा अकेले ना जाऊं, 2 पुलिस वाले और अपने साथ ले आया, कहीं अकेला फंस ना जाऊं मैं, ऐसा होता ना, कहीं अकेला मूर्ख ना बन जाऊं मैं, तो मैं अपने साथ 2 पुलिस वाले और ले आया मीटिंग में। जब हम फ्रंट रो पे बैठे तो एक होशियारपुर में, पंजाब में एक सिटी पड़ता है होशियारपुर, वहाँ पे एक स्कूल में मीटिंग थी। तो वैसे एवरेज 40-45 लोग थे, ये अप्रैल 99 की बात है, तो 40-45 लोग थे। तो तब फ्रंट रो पे बैठे तो होस्ट, जैसे अभी होस्ट ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, ऐसे होस्ट ने जिस आदमी को इंट्रोड्यूस किया जिसने काम समझाना था, उनको इन्वाइट किया। इतनी एडिफिकेशन, ऐसे ऐसे कनाडा में डॉक्टर थे, जे वो फलान, काफ़ी उसका एडिफिकेशन की। तो जब स्टेज पे आए, कौन आदमी थे? डॉक्टर वड़ैच जी। मैंने फर्स्ट मीटिंग उनकी देखी। जब वो स्टेज पे आए, सब लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, सब लोगों ने ताड़ियाँ, सब लोगों ने खूब ताड़ियाँ लगाई। तो हमने ऐसे हाथ किए होते, काज तले हाथ किए कि हम पुलिस वाले, हम क्यों ताड़ियाँ लगाएं भी? ऐसा होता ना, कोई नया सज्जना आज आया होगा भी, वो था ताड़ियाँ, हम क्यों ताड़ियाँ लगाएं भी? शायद मुझे इतना पता, लेकिन जाते समय सबसे ज़्यादा ताड़ियाँ आप ही लगाओगे, मुझे पता है इतना, आप इतने एक्साइटेड होंगे मुझे पता है, लेकिन कोई ताड़ी नहीं। चलो डॉक्टर साहब ने आते समय कुछ बड़ी बड़ी बातें की। पहले अपनी इंट्रोडक्शन दी, ऐसे समय डॉक्टर था, कनाडा में रहता था। तो बाद में बड़ी बड़ी बातें क्या बोलने लगे। डॉक्टर साहब ने पहला क्या बोला कि आप फ्रीडम चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो। मैंने बोला जी कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं भैया, 1947 से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, तो ये कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं? नहीं माइंड सेट हुआ फ्रीडम यार क्या होती है, हमें किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी सुना नहीं किसी से फ्रीडम। लेकिन वो बाद में बात करने लगे, अगर आपके पास पैसे की आज़ादी हो, पैसे की आज़ादी, बड़ी बात अच्छी लगी यार, पैसे की आज़ादी ये भी होती है। फिर बोलने लगे, ड्रीम बिल्डिंग करने लगे, अगर आपके पास बैंक में आपकी मनमर्जी का बैलेंस हो, आपके पास आपकी मनमर्जी की गाड़ी हो, मनमर्जी का घर हो, मनमर्जी से शॉपिंग कर सके, इतना पैसा हो, पैसे के साथ कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो ज़िंदगी कैसी होगी? मैंने बोला ज़िंदगी तो बढ़िया होगी, जब जो नए लोग आए बढ़िया ज़िंदगी होगी। अगर पैसे की आज़ादी हो तो बढ़िया बात है, मन मर्जी से जो चाहे सब शॉपिंग कर सको, जैसी गाड़ी चाहो वैसी रख सको। ऐसा मैं चाहता था, ऐसा मैं चाहता, 9 साल नौकरी कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मैं चाहता था। मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगने लगी, क्योंकि मैं ड्रीमर था, मैं बहुत ड्रीमर था, अभी सोचता ज़िंदगी बढ़िया हो, लेकिन पता नहीं था, ड्रीम मर चुके थे। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने ये बातें कहीं पैसा, मैंने बोला मैं चाहता तो हूँ, ताड़ी तो तभी भी नहीं मारी ताड़ी मैंने बोला चाहता तो मैं हूँ अंदर से, अपने आप से ही, ठीक है। लेकिन बाद में बोलने लगे आपको अगर टाइम की फ्रीडम हो। मैंने बोला टाइम की फ्रीडम ये क्या होती है अभी? टाइम की फ्रीडम, बोले जब चाहो तब उठो, जब चाहो तब सो। डॉक्टर साहब बात करने लगी, मैंने बोला भी ऐसा भी कभी होता है, जब चाहो तब खाओ, ऐसा भी कभी होता है? आम जिंदगी में क्या चलता है, रात के टाइम हमें सोना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना है, हम मनमर्जी से नहीं सो सकते। अगर रात 12-1 बज गया तो नींद ही नहीं आती, सुबह उठना, अगर नहीं जाग आई फिर क्या होगा? ऐसा होता है। अगर सुबह लेट उठे तो क्या होगा? नौकरी, दुकान, बिजनेस, नई बात बनेगी, मन मर्जी से उठ भी नहीं सकते। तो खाने की बात बोल रहे थे, मन मर्जी से खाना, ऐसा भी कभी नहीं होता। अगर अब जो लोग नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता था, 1:30 से 2 अगर लंच टाइम होता था, भूख लगी चाहे ना लगी खाना ही पड़ता था। ऐसा होता है, भूख लगी आपने अपने बॉस को बोल सकते नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाना खाऊंगा, 1:30 से 2 लंच टाइम है, वही खाना खाना पड़ेगा, भूख लगी चाहे ना लगी। लेकिन जब डॉक्टर साहब जी बात कर रहे थे, अगर आपको टाइम की भी फ्रीडम हो, जब चाहो तब उठो तब सो, तो बात करने लगे जैसे आपकी ज़िंदगी में संडे होता है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बातें, अच्छी लगती हैं बातें, अगर मन मर्जी से सो, मन मर्जी से उठो, अच्छी बातें हैं, ड्रीम की बातें हैं, तो बात अच्छी लगने लगी। मैंने बोला यार ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब बात करने लगे जैसे संडे आप इंजॉय करते हो। संडे क्या होता है, पूरा हफ्ता हम काम करते हैं, सैटरडे या शाम होती है, चल यार कल संडे हम मज़ा करेंगे, कल संडे हम मज़ा करेंगे। तो हम अपनी बीवी बच्चों को भी बोल देते हैं सुबह मुझे तंग मत करना, मैं अपनी मनमर्जी से उठूंगा, ऐसा होता ना। तो सुबह हम संडे के दिन क्या करते हैं, सब लोगों को पता है, आपकी फीलिंग में बात कर रहा हूँ, मुझे ये बातें अच्छी लगती थी, मैं चाहता था ऐसा। सब लोग चाहते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या बोलने लगे, जब आप सुबह उठते हो, होता गया संडे वाले दिन हम 10, 11, 12 बजे उठते हैं, ब्रेकफास्ट किया, फिर सोंगे, इंजॉय किया, खूब मूवी देखी, कुछ भी बच्चों के साथ घूमे फिरे। जब शाम होती है फिर क्या होता है, हाय ओए कल फिर नौकरी भी जाना पड़ेगा, ऐसा होता है, कल फिर दुकान पे जाना पड़ेगा, चलो फिर ऐसा गुजरता है। तो डॉक्टर साहब बात करने लगे, अगर 7 संडे आपकी ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी कैसी होगी? बढ़िया ज़िंदगी होगी। अगर वो 7 संडे, एक संडे हम इंजॉय करते हैं, अगर वही संडे सारी ज़िंदगी हो तो कैसी ज़िंदगी होगी? मैंने बोला अगर सारी ज़िंदगी संडे हो तो पैसा कहाँ से आएगा? बात भी सोचने वाली है। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बात साथ में करने लगे, इस बिजनेस में अगर आप 2 से 5 साल काम कर लो, 2 से 5 साल मेहनत कर लो, तो बाद में आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला बातें तो बड़ी बड़ी बढ़िया कर रहे हैं, अगर 2 से 5 साल करने के बाद काम भी ना करना पड़े तो पैसा आता रहे, ज़िंदगी बढ़िया हो सकती है दोस्तों। ज़िंदगी जीने का अंदाज ही बदल जाता है। पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो, टाइम की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बैंक में पैसा आ रहा है, फ्री हो, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा
मैंने बोला बातें तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया की, यही तो मैं चाहता था, लेकिन ऐसे हो कैसे सकता है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने कुछ बातें बोर्ड के ऊपर समझानी शुरू की, जहाँ से पैसा आता है ये काम करना, 963 सब लोगों को पता है, 963 226 40,000 की इनकम बता दी। मैंने बोला अभी बन गए 226 लोग, कोई बात ही नहीं है, ऐसा होता है, सब लोगों को पता है। तो हुआ क्या, बिजनेस किट ली, बिजनेस किट लेनी पड़ती है। जो आदमी मुझे इनवाइट करता था मैंने उसी टाइम उसको बोल दिया मैं इस काम को करना चाहता हूँ, बताओ क्या करना है। वो बोलने लगा इस काम को पहले आप बुक्स कुछ लिटरेचर पढ़ो फिर आपने सोचना। मैंने बोला भी कोई सोचने वाली बात नहीं, मैं समझ चुका जो करना है। फिर करना भी क्या है, 963 226 लोग 50,000 रुपया। मैं तो आज तक भी जानता हूँ, पता नहीं जब मैंने ये बिजनेस देखा था भगवान ने मेरा इतना दिमाग खुला रखा, मैंने किसी से एडवाइस भी नहीं ली। लोग क्या करते हैं, मीटिंग देखने के बाद मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा जी, ऐसे होते ना लोग, मैं अपने पति को पूछूंगा जी, मैं अपने बच्चों को पूछूंगा जी, मैं अपने पापा को पूछूंगा। मैंने किसी को पूछा ही नहीं, पता नहीं क्यों, शायद डायमंड बनना था इसीलिए। अगर मैं भी पूछ लेता क्या होना था। तो लोग क्या बोलते हैं, आप किस काम में पढ़ने लगो, मैंने भी किया था, ये काम नहीं चलता, लोग ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन मैंने किसी से एडवाइस ली नहीं, बस डिसीजन करना है इस काम को, क्योंकि डिसीजन उसी टाइम पे डिसीजन लिया। तो किट ली, किट लेके मैं अपने घर में गया। तो किट में से कुछ प्रोडक्ट होते हैं, तब 6 प्रोडक्ट थे तो 4200 रुपया लगता था, 4200 लगता था। तो किट में 6 प्रोडक्ट थे। तो गांव में मेरा घर था, अभी भी गांव में घर है मेरा, तो गांव में घर था। तो किट में से प्रोडक्ट निकाले। जब किट में से प्रोडक्ट निकाले, पहला प्रोडक्ट निकाला LOC। LOC किस काम आता है, घर में मार्बल चिप्स वगैरह वगैरह साफ करने के काम। तो गाँव में कहाँ मार्बल होते हैं, गाँव में गोबर का अंकन चलता था। मैंने बोला भी जी LOC जी किस काम के, जो साइड पर रखते हैं। दूसरा प्रोडक्ट निकाला सीड स्प्रे। मैं बात ये क्यों समझा रहा हूँ, क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं ना हमारी कार वाश किस काम का जी, हमारे पास तो कार है ही नहीं है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले। पर अगर ये बात कहेंगे, पर लोगों के पास तो कार है कम से कम। पर जो लोग ऐसा बिजनेस मेंटालिटी बनानी पड़ेगी आपको। अगर बाहर लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, अगर कोई आदमी चूड़ियों की दुकान करता है, कोई आदमी चूड़ियों की दुकान करता है, जरूरी तो नहीं वो चूड़ियाँ पहनता होगा, सोचने वाली बात है। अगर कोई आदमी साड़ियों की दुकान करता होगा, कोई आदमी बाहर मार्केट में, तो जरूरत नहीं वो आदमी साड़ी पहनता होगा, बिजनेस करता वो। बात फॉलो कर रहे हो दोस्तों। अगर हमारे पास कार नहीं है, लोगों के पास तो कार है। अगर हमारे घर में LOC नहीं आता, पर लोगों के घरों में तो आता है। ये बात समझ चुका बलजीत सिंह, कोई बात नहीं, अगर तेरे काम नहीं आता कम से कम लोगों के काम तो आएगा। चलो मैंने लोगों को समझाना शुरू किया। तो मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई, जैसे कहा जाता है लिस्ट बनाओ। तो मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई, किन लोगों की, जो मेरे गाँव में पढ़ते थे मेरे साथ, जो मेरे रिलेटिव थे, उन लोगों की। जब मैंने उन लोगों को समझाना शुरू किया, जो मैं समझा था कि ऐसे 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 करो 50,000 रुपया आ जाएगा, तो मुझे मेरे गांव वाले लोग क्या बोलने लगे, बलजीत सिंह जी ये गांव में काम नहीं चलेगा, ये गांव में नहीं काम चलेगा जी, शहर वाले लोगों को समझाओ जाके काम। मैंने बोला चलो गांव छोड़ते हैं, शहर वाले लोगों के पास चलते हैं। तो शहर में शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा ऐसा शायद। तो शहर वाले लोगों के पास गए। तो शहर वाले लोगों को जब मैंने पूछा, समझाया, मेरे कुछ रिलेटिव थे, मैंने +2 शहर में की थी, तो कुछ मेरे वाकफ लोग थे, उन लोगों को समझाना शुरू किया ऐसे 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 काम है। तो वो क्या बोलने लगे, बलजीत जी शहर में कोई मूर्ख नहीं बनेगा, शहर में कोई मूर्ख नहीं बनेगा, गांव वाले लोगों को मूर्ख बनाओ जाके। मैंने बोला भैया गांव वाले बोल रहे हैं शहर, शहर वाले बोल रहे हैं गांव, तो जो लोग मीटिंग में आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सोचने वाली बात है। जो लोग मीटिंग में आते हैं वो कहाँ से आते हैं। मैंने बोला चलो डायमंड तो बनना भैया, करोड़पति तो बनना है। तो मैं उस टाइम पे मगेरी लाल वाले हसीन सपने लेता था। मैं मगेरी लाल का सब लोगों को पता ही होगा, मगेरी लाल के हसीन सपने, अपनी गाड़ी होगी, अपना बंगला होगा, फॉरेन की सैरें करेंगे। मगेरी लाल के हसीन सपनों में मैं खो चुका था। वो जिंदगी की जो आम जिंदगी से मेरी तार टूट चुकी थी, मैं हसीन वो सपनों में चला गया था। तो हुआ क्या, इसी दौरान जब मैंने बोला गांव वाले ये बोल रहे हैं, शहर वाले ये बोल रहे हैं, चलो गांव भी छोड़ो शहर भी छोड़ो, कम से कम 9 साल नौकरी की, पुलिस तो है अपनी, कम से कम पुलिस को पकड़ते हैं। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे दिमाग में इस टाइम पे नए नए आइडिया आने लगे। ऐसे कुछ लोगों को जब रिजल्ट नहीं मिलते तो नए नए आइडिया दिमाग में आते हैं। मैंने बोला भैया 9 साल पुलिस में नौकरी की, कोई तो कोई फायदा होगा कम से कम दिमाग का। तो मैंने क्या आइडिया लगाने लगा, तो मेरे दिमाग में नए नए आइडिया आने लगे। जैसे आइडिया सोचते हैं हम लोग कि शहर का, जैसे हम लोग कटक में बैठे हैं, कटक में फलाना आदमी आ जाएगा ना, जैसे हम लोग सोचते हैं, तो सारा कटक ही उसके नीचे आ जाएगा। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसे मैं भी सोचने लगा, जब सब लोगों से बात करने की बजाय ना, क्यों ना एक ही पुलिस वाला आदमी पकड़ते हैं, उस आदमी को पकड़ते हैं, अगर वो आदमी आ जाएगा सारी पुलिस ही उसके नीचे, तो बलजीत सिंह एक ही दिन में ड्यूटी। ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन हुआ क्या, सिंपल, इसमें मेरे दिमाग में क्या नए नए आइडिया आने लगे। मैंने बोला मीटिंग में बोलते हैं, कम से कम पुलिस वाला दिमाग तो इस्तेमाल करें, कम से कम हर एक आदमी इस्तेमाल करता है, हम कम थोड़ी हैं किसी से। तो मैंने बोला बोलते हैं 9, ऐसे बोलते हैं 9 लोगों को बनाओ जी, ऐसे आप 6 को बनाओगे जी, जे 3 को बनाओगे 226 लोग, तो रुपया 40 से 50,000 रुपया। मैंने बोला 226 ऐसे जो बोलते हैं 9, 6, 3, ऐसे करने के बजाय क्यों ना 226 लोग एक ही लाइन में लगा दिए जाए। शायद आप लोगों ने भी सोचा होगा ऐसा,
कि जब 226वां आदमी JDD, 227वां आदमी JDD, सब लोगों को DD बना देंगे। मैंने बोला ये बोल रहे हैं 44 साल से ये बिजनेस चल रहा है। मैंने बोला जो बात बलजीत सिंह तूने सोची अभी तक किसी ने सोची नहीं होगी। ऐसा होता ना कभी कभी कि आदमी बोलता है जो मैंने सोचा लोगों ने किसी ने सोचा नहीं होगा। मैंने बोला 44 साल से बोल रहे हैं, 44 साल से किसी ने ये बात सोची नहीं होगी जो बलजीत सिंह तूने सोची है। तो मैंने अपने अपलाइन से बात की जिसने मुझे शुरू करवाया था कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए। आप बोलते 226 लोग जी 50,000 रुपया, नहीं बोलता ऐसा नहीं होता। उसको पता था थोड़ा स्ट्रक्चर होता जी, कुछ बैलेंस होता जी, लग चाहिए। चलो मैंने बोला 226 लोग ढूंढ लेते हैं, चलो कोई ऐसा आदमी ढूंढते हैं जिसकी वाकवी बहुत है। तो मैंने क्या किया, अपनी पुलिस में एक आदमी था जिसका काफ़ी इमेज थी, लोगों के सामने बढ़िया था, स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था। मैंने उस आदमी के पास गया, उसकी उम्र थी करीब 40 से 45। तो मैंने उस आदमी के पास गया, बातचीत की, ड्रीम पूरे वो एक्साइटमेंट से बातचीत की, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो मैंने उसको मीटिंग में बिठा दिया। मीटिंग में दूसरी मीटिंग की बात, जब मैंने उसको मीटिंग में बिठाया तो अपनी पास वाली सीट पर बिठाया। अगर मैंने आगे पीछे बिठा दी कहीं भाग ना जाए, ऐसा होता ना, नया आदमी आता अपने साथ वाली सीट पर बिठाते हैं। तो नया आदमी मेरे साथ था, मैंने अपनी पास वाली सीट पर बिठाया कहीं भाग ना जाए। तो जैसे प्लान शो के दौरान गोल्डी जैसे हमने नाम लिया, गोल्डी जी उस टाइम पे सिल्वर भी नहीं थी, DD की बात छोड़ो सिल्वर भी नहीं थे, शायद 15 या 18% पे होंगे। तो गोल्डी जी बोर्ड पे समझाने लगे। तो वो जो थानेदार साहब जो मेरे साथ बैठे हुए थे उनकी उम्र 40 से 45, जिन लोगों ने दुनिया को समझाया, तो वो गोल्डी से क्या समझेगा बच्चे से। जब गोल्डी जी प्लान शो कर रहे हैं तो मेरा ध्यान गोल्डी की तरफ नहीं था, मेरा ध्यान उस थानेदार की तरफ था। ऐसा होता ना, नया आदमी साथ आता है, इसके ऊपर क्या असर हो रहा है। तो जब मैं गोल्डी की तरफ नहीं देख रहा, मैं उसकी तरफ देख रहा था, इसके ऊपर क्या असर हो रहा है। वो आदमी ऐसे बैठा हुआ था, कर रहा था। मैंने बोला बलजीत सिंह बात बन गई, एक्साइटेड आदमी DD बन गए। मेरा ध्यान सारी मीटिंग में ऐसा नहीं देखा मैंने, मैं टेढ़ी आंख से बस एक्साइटेड, अंदर से मैं भी एक्साइटेड, बन गई बात। तो जब मीटिंग खत्म हुई, मैंने बोला क्यों, देखा जनाब कितनी दुनिया पैसे कमाती है, हमारी पुलिस में जनाब कहते हैं। मैंने बोला देखा कितनी दुनिया पैसे कमाती है। तो मुझे क्या बोलने लगा, कहता है बेवकूफ़। मैंने बोला वो किस लिए। वो कहता है जितने भी लोग जहाँ पे खड़े किए जाते हैं स्टेज के ऊपर टाइयाँ वाले, इनको 100 रुपये दे के खड़ा किया जाता है स्टेज के ऊपर। जब ये बात बोली, जितने मेरे अंदर सपने थे, जो मंगेरी लाल के सीन सपने ले रहा था, अपनी गाड़ी होगी, अपना बंगला, उस आदमी ने सुई लगा के सारी हवा निकाल दी मेरी। फिर दूसरी दुनिया में चला गया मैं, ये ऐसा भी हो सकता है यार। बाकी मैंने किसी को देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अपने डॉक्टर साहब के कहने के ऊपर, आप बैंक बैलेंस, पैसा, तो टाइम फ्रीडम, तो सारी जिंदगी में संडे। मैं तो ये सोच के आया था 3 बातें कि आपका पास इतना होगा, लेकिन ये चीज़ मैंने सोची ये ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट हफ्ते मैंने किसी को मीटिंग के लिए नहीं बोला, मैंने किसी को बिन्स के लिए नहीं बोला। तो मैं जब नेक्स्ट मीटिंग में गया, जो लोग वहाँ पे टाई वगैरह लगा के आते थे, तब तो हम जीन पहनते थे, दूसरा ड्रेस तो होता था, हमें क्या पता था ड्रेस कोड पे आना। जब दूसरे लोग आते थे जो टाई वगैरह, मैं उनके पास जाता था, भाई साहब आपको पैसे आते हैं, आपको कितने का चेक आता है, मैं पूछता था उन लोगों को। लेकिन हुआ क्या, महीना बीत गया, कोई रिजल्ट नहीं मिले। तो मैं अपने घर वालों को भी बोलता था, अभी देखो होता है क्या आगे आगे, देखो होता है क्या आगे आगे, मैं यही बात तब भी कहता था। तो महीना हुआ तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले, कुछ भी रिजल्ट, क्यों नहीं रिजल्ट मिले मैं वो भी बात आपको बताता हूँ। लेकिन 1 महीने के दौरान कुछ नहीं हुआ, 2 महीने बीत गए जी। जब मैं मीटिंग में जाता था तो वही मंगेरी लाल के सीन सपने आए हुए, जिंदगी मजा आ जाएगा। लेकिन जब लोगों से मिलता था फिर दूसरी दुनिया में चला जाता था। ऐसा सर आपके साथ भी होता होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। जब मीटिंग में सेमिनार में बैठे हो ना, डायमंड ही बनना चाहे जो मर्जी हो, लेकिन बाहर क्या होता है फिर पता सब लोगों को। ऐसा मेरे साथ होता था। लेकिन 2 महीने के दौरान कोई रिजल्ट नहीं मिले, कोई कुछ नहीं, बस सिंपल मैं लोगों को कहता था, लेकिन लोगों को क्या समझा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता होता था। लोगों को क्या समझा रहा हूँ मैं, बस ड्रीम पूरे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 2 महीने के बाद भी घर वाले भी देखने लगे, यार कोई बात तो बन नहीं रही जी, क्या इतना फायदा है, इतना एक्साइटेड क्यों है। लेकिन जब भी मैं रात के टाइम घर में आता था, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मेरे मम्मी या मेरे डैडी जब भी गेट या दरवाजा खोलते थे तो मेरे मम्मी क्या बात बोलते थे, बलजीत सिंह जी आज कोई मुर्गा फंसा। मैंने बोला भी मुर्गे फंसाने का काम नहीं है। बोलते नहीं, फिर बात तो वही है, आज कोई मुर्गा फंसा। मैंने बोला इसमें मुर्गे नहीं चाहिए, आदमी चाहिए। लेकिन उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम पता मुझे क्यों आ रही थी, मैं अपने घर वालों को किसी की मीटिंग के लेके गया ही नहीं, मैं किसी को, ना अपने मैं मम्मी को, ना अपने डैडी को, किसी को, बस ऐसे ही डायमंड बन जाएंगे। अगर किसी जगह हमने फसल बीजनी हो, किसी जगह फसल बीजनी हो, वहाँ पे जैसी फसल बीजनी है, अगर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वैसा जमीन नहीं होगी, क्या फसल होगी दोस्तों। अगर हम लोगों ने डायमंड बनना है, अगर हमारे घर का मोल बढ़िया नहीं होगा, कहा जाता है कि फैमिली बिजनेस है, अगर घर का मोल बढ़िया नहीं होगा, आपकी बीवी को नहीं पता, आपके फादर को नहीं पता, आपकी मम्मी को नहीं पता, आपके बच्चों को नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, तो कैसे आपको वो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। लेकिन ये मुझे प्रॉब्लम आई, मेरे कहते थे। लेकिन 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए जी, कोई बात नहीं बनी। तो सोचने लगे भी यार मेरे पैसे भी गए, मेरे दिमाग में बात आने लगी मेरे पैसे भी गए जो 4200 लोग आया। ऐसा होता कुछ लोगों के साथ। एक दफ़ा एक आदमी था हमारे जैसा ही, कई लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा एक आदमी था,
उसकी लॉटरी उसने डाली होती है, उसकी लॉटरी निकल जाती है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल जाती है। तो जब वो लॉटरी स्टॉल पे लॉटरी लेने के लिए जाता है, जब लॉटरी लेने के लिए जाता है तो लॉटरी की टिकट देता है, देखता है नंबर टैली करके भी ठीक है नंबर मिल गया, तो लॉटरी स्टॉल वाले उसको 10,000 रुपये दे देते हैं। वो आगे से आदमी क्या बोलता है, भाई साहब मेरी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली, आप 10,000 रुपये दे रहे हो। बोलता है भाई साहब लॉटरी के पीछे देखो क्या लिखा हुआ है। तो लॉटरी के पीछे क्या लिखा होता है, जो हम आपको 1 लाख रुपया 10 किस्तों में देंगे। तो आगे से वो आदमी बोलता है मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जैसे हम लोगों को कहते हैं ना, इस बिजनेस में 2 से 5 साल मेहनत करो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकती हो। तो लोग क्या करते हैं, 2 से 5 दिन मेहनत करते हैं, भाई साहब हम डायमंड नहीं बने। हम ऐसा होता है कभी कभी 2 से 5 दिन के बाद डायमंड नहीं बने, 2 से 5 दिन को 2 से 5 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 से 5 दिन हो गया जी डायमंड नहीं बने। ऐसे वो आदमी बोलना मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहते भाई साहब आपने खुद पढ़ना था इस चीज़ को। लेकिन होता क्या है, वो आगे लॉटरी स्टॉल वाले बोलते हैं हम पैसा नहीं दे सकते, जस्ट ये तो जो हमारे रूल है जो रेगुलेशन हम उसी तरीके से बात करेंगे। तो वो आगे से बोलता नहीं मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। वो बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। बाद में क्या करता है, कहता अगर मुझे आपने 1 लाख रुपये नहीं देना, बोलता जे पकड़ो अपनी लॉटरी की टिकट, मेरा 100 रुपया, बोलता वापस दो मेरा। बात समझ रहे हैं कि 100 रुपया जो लॉटरी की टिकट डाली थी 100 रुपया, वो 100 रुपया वापस दो। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा बिजनेस शुरू करते हैं, देखते हैं महीना 2 महीने नहीं बात बनी, चल जी किट एमपी को बोलो किट वापस करो, हमारा पैसा वापस दो। अगर वो पैसा वापस ले लेंगे हम लोग, कभी करोड़पति बनेंगे दोस्तों। अगर ये लोग हम ट्रैक ही छोड़ देंगे डायमंड बनने का, कभी डायमंड बनेंगे हम लोग। अगर इस ट्रैक पे चलते रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल 2 साल 3 साल, कभी तो कभी डायमंड बनेंगे। अगर ट्रैक ही छोड़ देंगे क्या होगा। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन चलो हुआ क्या, बाद में 6 महीने बीत गए, कोई रिजल्ट नहीं मिले। 6 महीने के बाद एक बड़ा फंक्शन आया दिल्ली में, ड्रीम नाइट हुई थी। तब वो ड्रीम नाइट देखी, वहाँ पे कुछ लोगों को देखा, कुछ कामयाब लोगों को जब देखा, जब कुछ लोग आए स्टेज के ऊपर, जिन लोगों की हम मैगजीन में फोटो देखते थे लेकिन उनको कभी हकीकत में नहीं देखा। शायद एक ब्रिट ब्रोशर आता है, एक मैगजीन आता है, ब्रिट ब्रोशर होगा किसी के पास। तो ब्रिट ब्रोशर एक मैगजीन आता है, उस मैगजीन में से क्या हुआ, जब कुछ लोग आए, कांति लता गाला, सब लोगों को पता होगा, कांति लता गाला जी जब स्टेज पे आए तो उन लोगों को मैंने अपना ब्रीफ केस से अपना मैगजीन निकाला। तो मैगजीन निकाल के मैं क्या करने लगा, मैं अपनी उनसे मैगजीन से निकाल के उन लोगों की फोटो मिलाने लगा। मैंने बोला ये भी आदमी जिंदा ही है। डॉक्टर बड़ाइज को तो अक्सर देखते थे, लेकिन सिर्फ अपना विश्वास बनाने के लिए मैं उनसे फोटो मिलाता था। जब मैंने 10-15 लोगों से मेरी फोटो मिल गई, मैंने बोला ये लोग जिंदे ही हैं, ये भी लोग कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मेरा विश्वास है। तब डर लगता था कि यार ऐसा होता है लोगों के साथ, जब इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं कभी कभी डाउटफुल होता है, पता नहीं मैंने सही रास्ता चुना या नहीं चुना। तो हुआ क्या, जब फोटो वगैरह मलाई, सब ठीक मिल गई फोटो, तो बाद में आने के बाद जब भी कोई स्पीकर आता था यही बात कहता था, मैंने अपना सिस्टम लगाया तो बात नहीं बनी, मैंने ब्रिड सिस्टम को फॉलो किया तो बात बनी। मैंने बोला 6 महीने मैंने भी अपना पुलिस वाला सिस्टम लगाया, बात तो बनी नहीं है, ब्रिड सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आके मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, उसके बाद मैंने कैसेट सुननी शुरू की। उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने अप्रैल 99 में शुरू किया था दोस्तों, अप्रैल 99। तो अप्रैल 2000 में मैं सिल्वर चला गया था, अप्रैल 2000 में 1 साल में मैं सिल्वर चला गया था। लेकिन अगर मैं वो सेमिनार पे नहीं जाता शायद आज मैं जहाँ पे खड़ा नहीं होता। लेकिन वो सेमिनार के दौरान तो मेरे हुआ क्या, जब अप्रैल में मैंने सिल्वर जाना था तो मेरे घर में उनको मैंने कभी मीटिंग दिखाई नहीं, घर में पता नहीं था क्या बिजनेस कर रहा है। लेकिन जब मैंने आके वो मीटिंग के बाद हर चीज़ को मैंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। प्रैक्टिकल क्या करना शुरू किया, अक्सर स्टेज के ऊपर कहा जाता था जब मैं पहले मीटिंग सुनता था, जो भी आपके दिल में है, जो भी अपने दिमाग में है, ड्रीम जिसे कहते हैं, वो अपने घर में अपने चिपकाओ, अपनी आंखों के सामने रखो। तो मैं कभी ऐसा, मैंने बोला ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो सेमिनार देखने के बाद मैंने ड्रीम अपने घर में लेके, मेरी गाड़ी आ चुकी है, तो मेरे घर वालों ने वो चार्ट फाड़ दिए। बलजीत बोलते ऐसे भी कभी होता है। मैंने बोला करेंगे, डायमंड ऐसा बोलते हैं जी, बिजनेस ऐसा है, पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा फिर ये काम होगा। लेकिन यही चीज़ मैंने की। लेकिन जब सिल्वर ब्रेक होने का टाइम, मैंने फुल टाइम लगाना शुरू कर दिया, फुल टाइम जॉब की तरफ बिल्कुल कम ध्यान देना शुरू कर दिया, बस इसी बिजनेस में तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। जब मैंने अप्रैल में सिल्वर ब्रेक हुआ तो मैं अपने घर में आया, मैं मिठाई का डब्बा लिया, क्योंकि लोग भी बोलते थे कब बनेगा डीडी, जैसे आपको बोलते होंगे लोगों ने तो मेरा नाम ही डीडी रख दिया था, आप ही डीडी, आप ही डायमंड, जैसे आपके साथ होता होगा, ऐसा बोलते थे लोग। बड़ी खुशी जब डीडी बने तो अपने घर में मैंने मिठाई का डब्बा दिया, मीठा मुँह करवाया सबका। तो मेरी मदद 10-15 मिनट के बाद मुझे साइड पे ले गए, मेरे साथ मेरी डाउनलाइन भी थी, कुछ लोग साइड पे ले गए, बलजीत आप डीडी बन गए? मैंने बोला हाँ। बोलते पक्के डीडी बन गए? उनको क्या पता कच्चे पक्के क्या होते हैं। बोलते पक्के डीडी बन गए? मैंने बोला हाँ। कहते ऐसे करो, कल से नौकरी जाना शुरू कर दो, नौकरी पे जाना शुरू कर दो। मैंने बोला वो किस लिए? नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें सरकारी पैसा चाहिए, सरकारी पैसा चाहिए। मैंने बोला सरकारी पैसा बाजार में डबल थोड़ी चलता है, जहाँ दो ना 500 का नोट दो सरकारी जी, आपको 1000 रुपया मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता।
लेकिन उनके दिमाग में था भी सरकारी नौकरी करनी है। मैंने बोला कोई ऐसी बात नहीं, हमारे चाचे ताए सब लोगों ने नौकरियां की हैं लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। कहते नहीं हमें नहीं पता, हमें सरकारी पैसे चाहिए। चलो हुआ क्या, जब चेक आया मेरा सिल्वर के बाद, मेरा स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था बिन्स का, जब मुझे चेक आया तो डीडी सिल्वर बना तो 40,000 समथिंग का चेक आया, 40,000 क्रॉस कर गया था। तो मैंने अपनी मदर को जब चेक दिया, मेरी मदर ने बिना देखे वो चेक फेंक दिया। कहते हैं हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें सरकारी पैसा चाहिए। बहुत है परेशान हुआ मैं, क्या करूँ भी यार, अपनी उनके दिमाग से कभी मैं निकाल ही नहीं सका सरकारी, क्योंकि उनकी मेंटालिटी कभी हो ही नहीं सकती ऐसी कि हम करोड़ों रुपया कमा लेंगे। ऐसा होता है ना कुछ लोगों के साथ। यही एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, यही एक ऐसा बिजनेस है। लेकिन ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। हर चीज़ में लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जहाँ उड़ारी मारना चाहते हो मार सकते हो। बात समझ रहे हो दोस्तों, जहाँ पे उड़ारी मारना चाहते हो